वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, तहे दिल से स्वागत, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आज जो हम शुरू करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है टीचिंग ऑफ प्रोज, पोइट्री, ग्रामर एंड कंपोजिशन। और उसमें से पहला पार्ट हम लेने वाले हैं टीचिंग ऑफ प्रोज। व्हाट इज प्रोज एंड हाउ कैन वी टीच प्रोज सेक्शन टू द स्टूडेंट्स, और किस तरह से हम स्टूडेंट्स को प्रोज सेक्शन पढ़ा सकते हैं, इन सारी चीजों पर बखूबी ढंग से आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हो सकता है कि ये टॉपिक आज कंप्लीट ना हो, तो उसको हम कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और जरूरी है अच्छे से समझना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसके बाद ये जो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सीरीज पर ही चलेंगे। और निश्चित तौर से दोस्तों, आपकी तैयारी जो सेकंड ग्रेड की आप कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया तरीके से, बेहद खूबसूरत तरीके से हो जाएगी। तो लेट अस बिगिन, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे प्रोज सेक्शन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज प्रोज। हम देखते हैं प्रोज क्या है। प्रोज को हम कहते हैं गद्य। प्रोज को हम क्या कहते हैं? गद्य। प्रोज एक गद्य का भाग है, गद्य है प्रोज। ठीक है सुरभि जी, बिल्कुल। गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका लक्ष्य के प्लेटफॉर्म पर। प्रोज होता है गद्य। गद्य क्या होता है? पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है, सारी चीजों का विवरणात्मक वर्णन होता है, पूरी तरह से लेंथी लाइंस होती है, कोई राइम नहीं होती, कोई इंटोनेशन नहीं होता, कोई मीटर नहीं होता, सिर्फ अनराइम्ड लाइंस होती हैं, स्ट्रक्चर होता है। मतलब इसमें जो मेनली फोकस होता है वो आपकी ग्रामर और आपकी वोकैब पर होता है। मतलब स्ट्रक्चर और वोकैब, स्ट्रक्चर, ग्रामर की जगह स्ट्रक्चर कह दो, और वोकैबुलरी। मतलब ये मान लो कि जो हमने स्ट्रक्चरल मेथड पढ़ा वो यहां पर काम आता है। बुलेरी स्ट्रक्चरल मेथड पढ़ा कि इसमें कुछ 6 फिक्स्ड सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है। बिल्कुल न्यू टॉपिक है, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है, बिल्कुल तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो देखना कि प्रोज में जो है टोटल अगर देखा जाए तो एक स्ट्रक्चरल अप्रोच यूज होती है या स्ट्रक्चरल मेथड यूज होता है। इसके अंदर हम लोग वोकैब और स्ट्रक्चर, इन दोनों चीजों पर फोकस करते हैं। स्ट्रक्चर एंड वोकैब, ये किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन जानने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब आप कोई भी चीज का विवरण, नॉलेज अगर आपको मिल सकती है तो वो नॉलेज आपको प्रोज से मिलती है। प्रोज दरअसल 14th सेंचुरी में ही पॉपुलर होने लगे थे, 14वीं शताब्दी में ही इसको पॉपुलर किया जाने लगा था। लेकिन एलिजाबेथन पीरियड से एलिजाबेथन टाइम में और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया, इनको यूज किया गया। और फ्रांसिस बैकन, आपने नाम सुना होगा फ्रांसिस बैकन। फ्रांसिस बैकन ने ये मान लो कि हर जगह पर प्रोज का इंपॉर्टेंस बयां कर दिया। मतलब प्रोज को प्रॉपरली अप्लाई करने का काम किया था फ्रांसिस बैकन ने। इसके पूरा विस्तार हम पढ़ने वाले हैं। प्रोज को पढ़ाने के लिए, प्रोज को पढ़ाते किस तरह से हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं प्रोज को पढ़ाने के, प्रोज को पढ़ने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, एम्स गोल्स क्या क्या होते हैं, किस प्रिंसिपल्स, किन बेसिस के थ्रू आप प्रोज सेक्शन को पढ़ाते हो, क्या मिलता है प्रोज सेक्शन, होता क्या है प्रोज। इन प्रोवर्सा ऑपरेशन जो ओरिजिनल ऑरेशन जो होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका प्रोज होता है। तो देखना, अपन शुरू करते हैं अपने मैटर को। लिखा हुआ है, कम समय लगेगा, और थोड़ा जो रेड मार्क्स हैं आपको विशेष तौर से ध्यान रखने पड़ेंगे। समझाता हुआ चलूंगा, नोट करते हुए चलना, नोट करते हुए चलना, समझाते हुए चलूंगा, या स्क्रीनशॉट लेना। मैं स्क्रीनशॉट ज्यादा अच्छा रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा स्क्रीनशॉट लेना। मैं आपको इंक बदल के जब पढ़ाता हूँ, थोड़ा इंक बदल लेता हूँ, ब्लू कलर ले लेता हूँ, डार्क ब्लू। ये लीजिए, डार्क ब्लू ले लिया। चलो देखिए, करें शुरू। आर यू रेडी माई डियर फ्रेंड्स? आर यू रेडी? आर यू रेडी? Are you ready, my dear friends? Yes, tell me. Okay. The word prose, ये जो शब्द है प्रोज, ये इसका जो उत्पत्ति है वो प्रोवर्सा ओरेशियो से हुई है। कहां से हुई है? प्रोवर्सा ओरेशियो से। याद रखना, ये प्रोवर्सा, ये जो वर्ड है प्रोवर्सा ओरेशियो, ये ओरिजिन हुआ है इसका। लैटिन वर्ड है ये। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का लैटिन वर्ड है। यहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी? प्रोज की। प्रोज यहां से आया है। और प्रोज का जो आशय है वो है डिस्कोर्स, यानी कि विचार विमर्श। डिस्कोर्स, विचार, थॉट्स, आइडियाज।
और विचार जो है डिटेल्ड में, विचार मतलब विवरणात्मक विचार, विचार विवरणात्मक मतलब जब अपन डिटेल में अपने विचारों को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है मेरे दोस्त, वो आपका क्या कहलाता है, प्रोज कहलाता है। तो याद रखना ये लैटिन भाषा का वर्ड है और इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कोर्स, मतलब सीधा साधा क्या होता है, इसका मतलब विचार होता है या फिर वाद विवाद होता है। इंग्लिश प्रोज जो है केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये अस्तित्व में आया था, मैंने अभी अभी बताया था 14वीं शताब्दी में ये अस्तित्व में आया है और इसको जो पॉपुलर किया गया था एलिजाबेथन एज जो है वो बहुत ज्यादा परफेक्ट रही है किसमें, प्रोज राइटिंग, मतलब सबसे ज्यादा प्रोज राइटिंग का काम किसमें चला है, एलिजाबेथन पीरियड में, एलिजाबेथन एज में। कीप इट इन योर माइंड दैट एलिजाबेथन पीरियड वाज जस्ट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड फॉर प्रोज सेक्शन। अगर इंग्लिश लिटरेचर में कहीं भी अंग्रेजी साहित्य में अगर प्रोज सेक्शन का महत्वता रही है तो वो किस एज में रही है, किस पीरियड में रही है, एलिजाबेथन एज में, एलिजाबेथन पीरियड में रही है। बैकन ने, फ्रांसिस बैकन ने लिखा था निबंध इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में निबंध लिखे। निबंध को प्रोज कहते हैं। प्रोज में क्या क्या आता है आपको पता है, ड्रामा आता है, प्रोज में नॉवेल आते हैं, मेमोयर्स आते हैं, नॉवेल्स आते हैं, है ना, प्लेज आते हैं, इसके अलावा आपके एसेज आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं, आर्टिकल्स हैं, एसेज हैं, ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं, ये सारे के सारे आपके प्रोज में आते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, किस में आते हैं, प्रोज में आते हैं। विच बिकम द लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट, जो लैंडमार्क बन जाते हैं डेवलपमेंट में, मतलब विकास में, किसके विकास में, प्रोज के विकास में। प्रोज एंड पोइट्री ये दोनों जो भाग हैं वो टू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, ये अंग्रेजी साहित्य के दो फॉर्म्स है, जबकि ग्रामर और कंपोजिशन वो आपके साहित्य के भाग नहीं है, लैंग्वेज के भाग हैं। लैंग्वेज के भाग हैं कौन कौन से, आपके ग्रामर और कंपोजिशन, दो भाग आपके लिटरेचर के, दो भाग आपके आपको किसके पढ़ने हैं, आपको लैंग्वेज सेक्शन के पढ़ने हैं। प्रोज की टीचिंग इज एन इजी अफेयर, ये प्रोज का जो टीचिंग है, प्रोज का शिक्षण है वो बहुत ही आसान काम होता है, क्योंकि इसमें अंदर कहानियां होती हैं, स्टोरीज होती है, शॉर्ट स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी, बिकॉज इट इज टू बी ट्रांसलेटेड इसमें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इसमें मदर टंग का यूज किया जा सकता है, होता है जरूरी नहीं है लेकिन किया जा सकता है, मतलब ट्रांसलेशन इसमें चलता है। तो ये क्या है कि इसमें मेजर रोल, इसमें मेजर रोल रहता है, मेजर रोल ऑफ ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन चाहे मदर टंग में करो, चाहे ट्रांसलेशन आप सेकेंड लैंग्वेज में करो, अपनी सेकेंड लैंग्वेज में मतलब टारगेट लैंग्वेज में करो, ट्रांसलेशन दोनों ही तरह का वहां पर पॉसिबल होता है। इन इंडिया, भारत में क्लासरूम्स ग्रेडेड टेक्स्ट बुक्स आर फॉलोड टू डेवलप लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, मतलब क्लासरूम में क्या है, दो तरह की बुक चलती है, आपने देखा होगा सर, स्टोरी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ प्रोज और नॉट, बिल्कुल रवि, स्टोरी इज ऑल्सो ए पार्ट, तो देखना मैंने लिख दिया यहाँ पर, पहले रह गया था मेजर रोल ऑफ ट्रांसलेशन, बिल्कुल ट्रांसलेशन का मेजर रोल होता है। ये लिंग्विस्टिक अप्रोच होती है, मतलब भाषा के लिए अगर अपन को अप्रोच बनानी है, कॉम्पिटेंस बनाना है, तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के लिए अगर आपको मैं बताऊं तो वहां पर बुक्स चलती हैं, आपको पता है अपन की लैंग्वेज में, लिटरेचर में दो बुक्स चला करती थी कंपलसरी इंग्लिश में, एक चलती थी कोर्स रीडर, कोर्स रीडर, और एक चलती थी रैपिड रीडर, राइट, रैपिड रीडर। आजकल इन किताबों के नाम रख दिए गए हैं, पहले कोर्स रीडर, रैपिड रीडर नाम से होती थी ये, ठीक है ना। अब कोर्स रीडर क्या है, ये कोर्स रीडर एक क्या है, इंटेंसिव रीडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप बस पढ़ते जाओ, बहुत वाइड रीडिंग है, इंटेंसिव रीडिंग, व्यापक रीडिंग के लिए ज्यादा जरूरी है। जबकि आपकी रैपिड रैपिड रीडर जो है एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए ज्यादा जरूरी है, मतलब अतिशीघ्र रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, मतलब पढ़ते जाओ बस धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब तेज गति से पढ़ते जाओ, एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए जरूरी है, और ये इंटेंसिव रीडिंग के लिए ये आपकी कोर्स रीडर चलती है। तो दो तरह की रीडिंग के लिए हमारे दो तरह के टेक्स्ट बुक चलते हैं। तो मैंने कहा कि भारत में जो कक्षाएं होती हैं वो टेक्स्ट बुक्स पर ग्रेडेड होती है, मतलब इनकी ग्रेड क्लासेस में टेक्स्ट बुक का ग्रेड होता है, जैसे इस ग्रेड की किताबें इस क्लास में दी जाएगी, इस ग्रेड की किताबें इस क्लास में दी जाएगी। अब देखो कॉम्पिटेंस इन इंग्लिश, इंग्लिश में एज अ सेकंड लैंग्वेज के रूप में देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बुक्स, वहां पर दो प्रकार की टेक्स्ट बुक्स हैं विच आर अवेलेबल फॉर दिस पर्पज, जो कि इस पर्पज के लिए अवेलेबल होती है। इंग्लिश रीडर, जो पहली आपकी जो मैंने कोर्स रीडर बताया था, उसको इंटेंसिव रीडिंग के लिए काम में लेते हैं, मतलब व्यापक पाठन, मतलब विस्तार से पढ़ो, डिटेल्ड, डिटेल्ड रीडिंग, डिटेल्ड कह सकते हैं, डिटेल्ड और नॉन डिटेल्ड अपन आगे पढ़ेंगे भी, डिटेल्ड रीडिंग है। एंड सप्लीमेंट्री रीडर और सहायक, इसको जो रैपिड रीडर होती है इसको सप्लीमेंट्री रीडर भी बोलते हैं। फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग मतलब होता है स्पीड रीडिंग, रैपिड रीडिंग, जिसको अपन रैपिड रीडर कहते हैं ना, रैपिड रीडिंग, रैपिड मानी होता है फास्ट, रैपिड रीडिंग के लिए काम आता है। ओके
आगे देखो, दीज बुक्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल अप्रोच, मतलब इसको मैंने आपको बताया था कि इसमें जो अपन मेन जो ग्रामेटिकल अप्रोच यूज करते हैं वो होता है स्ट्रक्चरल अप्रोच पर लिखी जाती है, ग्रेडेड विद ईच लेसन, और उसमें प्रत्येक लेसन ग्रेडेड होता है, इलस्ट्रेटिंग और व्याख्या करता है, प्रत्येक लेसन की व्याख्या होती है 1 और 2, एक या दो टीचिंग आइटम्स की, ठीक है, ओके, ओके दिमाग में सेट। अब इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। बिल्कुल लिटरेचर में होते हैं ये। स्नेहा जी गुड इवनिंग, और इसका स्क्रीनशॉट और ले लीजिएगा आप एक बार। मैं कह दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं अपन आगे, ठीक है ना। हाँ, वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर, अगर हम बात करें वोकेबलरी, सर नहीं आ पाता कि स्क्रीनशॉट ऐप में नहीं आ पाता, अच्छा से स्क्रीनशॉट नहीं आ पाता है, तो ये सारा के सारा आपको पीपीटी फॉर्म में मिल ही जाता है, ठीक है, डेफिनेटली मिल जाता होगा। इसमें क्या वोकेबलरी और स्ट्रक्चर दोनों चीजों पर बड़ा रोल होता है, मैंने आपको कहा कि शुरू में बता दिया था कि वोकेब और स्ट्रक्चर दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। द टीचिंग ऑफ प्रोज शुड बी इंटेंसिव एज वेल एज एक्सटेंसिव, ये तो बता ही दिया मैंने, क्योंकि दो तरह की बुक होती है, इसमें नॉलेज गेन हो जाती है, आपको बहुत सारी सूचना मिल जाती है, डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है इसके अंदर, कम्युनिकेशन आइडियाज मिलते हैं, रिलेटेड इवेंट्स मिलती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एस्थेटिक सेंस। एस्थेटिक सेंस मानी होता है ब्यूटी, ब्यूटी भाव, सौंदर्य भाव, मतलब अगर किसी लैंग्वेज के प्रति अगर सौंदर्य भाव पैदा करना हो तो लैंग्वेज सौंदर्य सुंदरता कब, लैंग्वेज की सुंदरता कब बढ़ती है, जब इसके अंदर थियोरेटिकल ऑर्नामेंटेशन बहुत अच्छा होता है, सैद्धांतिक ऑर्नामेंटेशन ज्यादा होता है, कई मॉरल होते हैं, कोई विचार होते हैं, कोई आइडियाज होते हैं, कई थॉट्स होते हैं, तो वो वहां पर जाकर के आपके अंदर क्या होता है, वहां पर पोएटिक जो सेंस है, या फिर यो कह दो कि लैंग्वेज लिटरेरी सेंस वहां पर डेवलप होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन मीनिंग ऑफ डेफिनेशन, मीनिंग और डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ नहीं है ये और है, मीनिंग और डेफिनेशन, अपन डेफिनेशन और मीनिंग पढ़ रहे हैं किसकी, प्रोज की। प्रोज एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है लिटरेचर का, ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण पहलू होता है, एस्पेक्ट यानी होता है पहलू, महत्वपूर्ण पहलू होता है लिटरेचर का। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर देखो ऐसे होता है, ड्रामा होता है, नॉवेल होते हैं, कंपोजिशन भी इसके अंदर होती है, एंड बायोग्राफीज भी होती है। इट एनरिचेज द वोकेबलरी, ये हमारी सबसे बड़ी बात है इसमें, बिल्कुल ये असर मिल जाता है, बहुत बढ़िया। अब एक चीज मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना, कि ये हमारी एक सबसे बड़ी चीज है, ये आगे भी मैं आगे मेंशन भी करूंगा इसमें, कि ये हमारी एनरिच करता है, मतलब प्रोफ्यूज बनाता है, गहन बनाता है, डीप बनाता है, अच्छा बनाता है हमारी वोकेबलरी को। अब वो वोकेबलरी दो तरह की होती है, चाहे आप ऑफ एक्टिव यूज मान लो, चाहे आप पैसिव यूज मान लो, मतलब आपके डेली यूज की वोकेब मान लो और पैसिव यूज की मान लो, मतलब आप चाहे उसको लिटरेरी यूज की मान लो, तो दोनों तरह की वोकेब आप लोगों की एनरिच करता है ये, मतलब अगर आप प्रोज पढ़ते हो तो इससे आपकी वोकेब बढ़ती है, और वोकेब भी दो तरह की, कौन कौन सी, आपकी एक्टिव और पैसिव। स्टूडेंट्स एंड डेवलप लैंग्वेज स्किल्स सच एज रीडिंग, स्टूडेंट्स के अंदर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, चारों स्किल्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। प्रोज इज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड गेनिंग नॉलेज, प्रोज से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है पोइट्री की बजाय, पोइट्री में हम इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन प्रोज जो है वो क्या करते हैं, प्रोवाइड्स, प्रोज प्रोवाइड्स सफिशियंट इंफॉर्मेशन, पर्याप्त इंफॉर्मेशन, sufficient information regarding content, regarding a particular topic, रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अगर हम देखें तो वहां पर अपन को ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रोज। अगर इससे क्या होती है सर, लॉट्स ऑफ वोकेबलरी आर गेन्ड थ्रू प्रोज राइटिंग, बिल्कुल सही है रवि, बहुत बढ़िया। और रीडर शुड डेवलप द टेस्ट ऑफ रीडिंग, बिल्कुल टेस्ट ऑफ रीडिंग भी डेवलप होता है, ये स्टूडेंट्स की मदद करता है जिससे कि हम ग्रेस्प कर पाए, ग्रेस्प मानी अंडरस्टैंड, समझ पाए, कि हम समझ पाए आइडियाज को, राइटर, राइटर के आइडियाज को पोइट्री से समझा जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब इसमें तो बहुत ही ज्यादा लिटरेरी होना चाहिए बंदे को।
और प्रोज में आसानी से समझ में आ जाता है, पढ़ते जाओ लास्ट तक पता ही लग ही जाएगा कि राइटर क्या कहना चाहता है। द मीनिंग ऑफ प्रोज विल बी क्लियरर और क्लियर होती जाएगी जैसे जैसे हम फॉलोइंग डेफिनेशंस को आप पढ़ते जाएंगे। आगे आगे अभी देखो प्रोज की भी कुछ डेफिनेशंस होती हैं, दी गई है, तो आप पहले तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे दोस्त। ये लीजिए, और अगला जो है, अगर आप YouTube पर ट्रांसमिट हो रही है वीडियो साथ साथ, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नाउ सम फेमस डेफिनेशंस रिगार्डिंग प्रोज। कॉलरिज ने पोएट्री की भी डेफिनेशन दी थी और प्रोज की डेफिनेशन भी दी है। तो प्रोज की शानदार डेफिनेशंस के अंदर एक कॉलरिज की बड़ी गजब की डेफिनेशन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए, प्रोज इज वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर। मतलब ये कॉलरिज ने, एसटी कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज, एसटी कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने कहा है कि प्रोज इज वर्ड्स इन दियर बेस्ट ऑर्डर। कि प्रोज इज वर्ड्स मतलब प्रोज वो शब्द हैं जो कि बेस्ट ऑर्डर में होते हैं। मतलब प्रोज में जो शब्द होते हैं वो सही क्रम में होते हैं। बिल्कुल, आप तो बस धैर्य से पढ़ा करो यार मेरे दोस्त। एक बार बताऊं, कुछ जो वोकैब होती है ना, कुछ जो शब्द होते हैं, जो वोकैब होती है, या आप ये मान लो कि जैसे अपन टीचिंग मेथड्स पढ़ रहे हैं, टीचिंग पेडागोजी हम पढ़ रहे हैं, तो वहां पेडागोजी में टीचिंग प्रोज जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको लगता होगा कि ये रफ एंड ड्राई मटेरियल है, लेकिन मेरे दोस्त ये रफ एंड ड्राई मटेरियल नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें इतनी है शानदार मजेदार जानने के लिए है। तो मैं आपको एक मोटिवेशन के लिए एक लाइन बोल रहा हूं, सुनना कि शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को कभी उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिल कोशिश करके तो देख, मिल जाती है मंजिल कोशिश करके तो देख, हर बात पे किस्मत को हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। निश्चित तौर से मेरे दोस्तों, आप लोग क्या है कि हर बात को किस्मत पर टालते हो, और यही कारण है कि हम लोग क्या होता है कि अपने किस्मत के भरोसे पे कई सारी चीजें छोड़ देते हैं, गड़बड़ हो जाती है। प्रोज एक लूज शैली है, एक लूज शैली है ऑफ माइंड की। ये डेफिनेशन बहुत पॉपुलर रही है, जॉनसन ने जो दी है, बहुत बड़े क्या रहे हैं, क्रिटिक रहे हैं। इरेगुलर इंडाइजेशन पीस, नॉट अ रेगुलर एंड ऑर्डरली परफॉर्मेंस। ये एक नियमित और एक क्रमानुसार या क्रमोन्नत, क्या नहीं है सर जी, डज क्रिस्टाबेल वॉज रिटन बाय एसटी कॉल, बिल्कुल बिल्कुल बॉज, बिल्कुल क्रिस्टाबेल लिखी गई थी, एसटी कॉलेज ने लिखी है क्रिस्टाबेल। बिल्कुल, ये जो एसटी कॉलेज थे, वो एक प्रकार के मेटाफिजिकल पॉइंट थे, है ना। ये इन्होंने क्या किया कि मैजिकल रियलिज्म को यहाँ पर क्रिस्टाबेल में यूज किया था। मैजिकल रियलिज्म, वहां पर एक थोड़ा प्रेत वगैरह के बारे में कुछ यहाँ पर बातें की गई है। तो बहुत न्यू सिलेबस में लिटरेचर वाले पार्ट में चेंज हुआ है, लिटरेचर वाले पार्ट में चेंज हुआ है। एक बार न्यू सिलेबस के बारे में बताना मुझे, क्या चेंज हुआ है जरा बताना स्नेहा जी, कब आया न्यू सिलेबस? लेट मी चेक, वेयर इज द न्यू सिलेबस, यू कैन गिव मी, कहाँ है न्यू सिलेबस, दे सकते हो जरा बताना क्या क्या चेंज किया है न्यू सिलेबस में, फिर हमें वही पढ़ाना पड़ेगा। 1 मिनट, लेट मी चेक। अब मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि आप मुझे न्यू सिलेबस भेज दो, बिकॉज यू डोंट हैव माय कांटेक्ट नंबर। if some changes are there in a new course, let me see, because on my WhatsApp number was also send the इंग्लिश का है क्या? इंग्लिश में सर जी वो सर जी वही तो बोला था मैंने कि सिलेबस आ गया है, आप एक वीडियो यूट्यूब पर बना दीजिए। व्हाट सिलेबस चेंज्ड, डोंट नो अबाउट इट। क्या सिलेबस चेंज हुआ है, मुझे थोड़ा सिलेबस आप में से किसके पास सिलेबस है? इफ यू हैव द सिलेबस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आप मुझे भेज दीजिएगा। मेरा कांटेक्ट नंबर है, एक मिनट, सोशल साइंस, साइंस
पेपर 1 मैथमेटिक्स इंग्लिश, ये रहा। देखो पार्ट फर्स्ट में नाउन वर्ब ये बिल्कुल सही है, सेम है। आपका ग्रामर पूरा की पूरा सेम है, ग्रामर पूरा की पूरा आपका सेम है, मैं पढ़ा चुका हूँ ग्रामर को। इसके बाद अपन देखें तो बेसिक सेंटेंस पैटर्न आपको पढ़ा ही दिया है। आपको फ्रेज एनालिसिस इन टर्म ऑफ एमएचएम पढ़ा दिया है, क्लॉज एनालिसिस पढ़ा दिया है, पोइट्री अप्रिसिएशन नहीं पढ़ाया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबलरी ये पैसेज आता है, पैसेज है ये, है ना। इसके अलावा एन एक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स, मतलब मैंने ऑड नहीं पढ़ाया आपको, एलिजी पढ़ा दिया, सोनेट आपको पढ़ाना है, एपिक एंड मोपिक, एपिक नहीं पढ़ाया। अच्छा ड्रामेटिक मोनोलॉग भी आ गया इसके अंदर, बैलेड नहीं पढ़ाया, एलिट्रेशन पढ़ा दिया, हाइपरबली पढ़ा दिया, सिमिली मेटाफर पढ़ा दिए, पर्सोनिफिकेशन पढ़ा दिए, सटायर आयरनी पढ़ा दिया, ये ओनोमेटोपियो ये आपको पढ़ा दिया है। फिर मेजर लिटरेरी पीरियड्स भी आपको पढ़ाने हैं, तो मेजर लिटरेरी पीरियड्स मैं आपको पढ़ा दूंगा, अभी तो मैंने ये टॉपिक रह ही रहा है पूरा, ठीक है ना। इसके अलावा लिटरेरी मूवमेंट्स आपको पढ़ाने हैं, रोमांटिक, गॉथिक, प्री रेफेलाइट मूवमेंट्स वगैरह ये सब मैं आपको पढ़ा दूंगा। बोलो रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ा दिया मैंने, मुल्कराज आनंद पढ़ा दिया, आर के नारायण अपन ने पढ़ लिया है, सरोजिनी नायडू, तोरू दत्त, निजी मिस्किल, रस्किन बॉन्ड, अरुण कोलतकर रह गए हैं, अरुण कोलतकर आपको पढ़ाने हैं, अनीता देसाई आपको पढ़ा दी है, शशि देश पांडे आपको पढ़ा दिए हैं, कमला दास आपको पढ़ा दिए हैं, जयंत महापात्रे आपको पढ़ा दिया है, अमिताभ घोष आपको पढ़ा दिया, मंजू कपूर रह रही हैं, एक अरुंधति रॉय आपको पढ़ा दी है। तो मंजू कपूर और अपने 2 राइटर्स के रह रहे हैं, बाकी का अभी मॉडर्निज्म, सिंबोलिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये पढ़ाने हैं ही। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आपको पढ़ा दिया है, डायरेक्ट मेथड आपको पढ़ा दिया है, स्ट्रक्चरल मेथड आपको पढ़ा दिया है। इसके अलावा आपको कम्युनिकेटिव अप्रोच, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग आपको पढ़ा दिया, ऑडियो लिंगुअल मेथड आपको पढ़ा दिया है। अब चल रहा है हमारा टीचिंग प्रोज, टीचिंग प्रोज चल रहा है, फिर पोइट्री, फिर ग्रामर कंपोजिशन। कोई बात नहीं, ज्यादा चेंज नहीं हुआ है हमारा, मतलब पढ़ाया हुआ कुछ नहीं हटा है, कुछ पढ़ाना एक्स्ट्रा है, बस पढ़ाया हुआ कुछ नहीं हटा है, सबसे बड़ी बात तो यह है, पढ़ाया हुआ कुछ नहीं हटा है, ये सबसे अच्छी बात रही। तो इसका मतलब सारे सिलेबस चेंज होके आएंगे, ग्रेड फर्स्ट भी चेंज होगा मेरे हिसाब से, मुझे जो लगता है, राइट। चलो लेट अस सी लेटर, हम इसे बाद में देखते हैं, पहले तो आप अपने पॉइंट पे आ जाइए कि जॉनसन ने क्या कहा है। जॉनसन ने कहा है, यहां से याद रखना कि ये लूज सैली है, बस लूज सैली वाली डेफिनेशन जॉनसन ने दी है, पोइट्री लूज सैली है, तो जॉनसन ने, जॉनसन बेबी लगाओगे तो जो स्किन होगी वो शैली जैसी हो जाएगी, मतलब लूज सैली हो जाएगी, लूज हो जाएगी। प्रोज इज रिटन और स्पोकन लैंग्वेज, प्रोज एक रिटन और स्पोकन लैंग्वेज होता है इन इट्स ऑर्डिनरी फॉर्म विदाउट मीट्रिकल स्ट्रक्चर, इसके अंदर कोई मीटर नहीं होता, मतलब कोई राइम नहीं होती, इंटोनेशन नहीं होता। मेजर इंडियन राइटर मेंशन किए हुए हैं, उन्हीं के बारे में क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। इसका मतलब अपन को थोड़ा लिमिट हो गई है, कुछ पढ़ाई हुई चीजें ज्यादा रह गई मेजर इंडियन राइटर्स में, मैं थोड़ा धीरे धीरे इसीलिए पढ़ा रहा था कि एक तो मेरे माइंड में ये था कि सिलेबस चेंज हो सकता है, बाकी का अपन पढ़ रहे हैं, और अभी अपन ज्यादा से ज्यादा और 20-25 दिन की क्लासेस बढ़ी हैं, बस इतना सा ही हुआ है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पढ़ा हुआ मैटर जो है सारा काम आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट बी वरीड अबाउट दैट, ओके। हाँ आगे देखिए, प्रोज इज अ लिटरेरी मीडियम डिस्टिंग्विश्ड, प्रोज एक लिटरेरी मीडियम है, एक लिटरेरी माध्यम, एक साहित्यिक माध्यम है। ये किसने दी है? वेबस्टर डिक्शनरी है, मत याद करना भले वेबस्टर की आती भी नहीं है। कमिंग, अभी देखो जो पढ़ाया है वो तो सब पढ़ना है, उसके अंदर केवल कुछ इंडियन राइटर्स हटा देना, बाकी ये सब पढ़ना है जो अब तक मैंने पढ़ाया। बाकी का अब जो पढ़ाऊंगा वो सारा मैं कोर्स बेस्ड ही पढ़ाऊंगा, चिंता ना करें, है ना, बिल्कुल चिंता ना करें। आगे देखते जाओ आप कि इसका डेफिनेशन आप देख सकते हो एक बार कि ये क्या है, एक साहित्यिक मीडियम है जो डिस्टिंग्विश्ड होता है, अलग होता है, डिस्टिंग्विश्ड यानी अलग होता है। किससे अलग होता है भाई? प्रोज तो अलग ही होता है, किससे अलग होता है? पोइट्री सेक्शन से अलग होता है। इसकी ग्रेटर रेगुलरिटी एंड वेराइटी ऑफ रिदम, क्योंकि पोइट्री में क्या होता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन होता है। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ सिलेबस दिया है। अब मतलब पहले जैसा, पहले ये था ना कि मेजर लिटरेरी राइटर्स, अब पता नहीं कौन कौन से राइटर्स पढ़ो। मेजर जैसे मेजर आपको दे दिए थे मूवमेंट्स, तो अब ये क्या डिटेल्ड दिया है कि भाई ये पढ़ने हैं आपको, पर्टिकुलर इंडिविजुअल। अब इसमें हम सिद्ध हस्तता हासिल कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या, टॉपिक जब नहीं होते ना आपके पास, तो बस पढ़ते ही जाओ, कोई उसका ओर छोर नहीं होता है, ठीक है। आगे देखो कि इट्स क्लोजर करेस्पॉन्डेंस टू द पैटर्न ऑफ एवरीबडी स्पीच एंड इट्स मोर डिटेल्ड, इसके अंदर मोर डिटेल होता है, ज्यादा डिटेल होता है, फैक्चुअल डेफिनेशन होती है आइडिया की, ऑब्जेक्ट की और सिचुएशन की, ठीक है ना। आगे देखिए प्रोज के टाइप्स क्या होते हैं, डिटेल्ड एंड नॉन डिटेल्ड, दो तरह का प्रोज होता है, मतलब विवरणात्मक और अविवरणात्मक। मतलब विवरणात्मक
एंड नॉन डिटेल्ड यानी अविवरणात्मक। अब मजा आएगा पढ़ने में, जब सिलेबस आ जाता है ना तो मजा आता है पढ़ने में। विवरणात्मक और अविवरणात्मक, ठीक है। हाँ, अब टीचिंग ऑफ प्रोज इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ लेसन्स। इसके अंदर दो तरह के लेसन्स होते हैं। वो कौन कौन से लेसन्स होते हैं? ये दो तरह के प्रोज होते हैं, डिटेल्ड और नॉन डिटेल्ड। डिटेल्ड प्रोज लेसन्स क्या होते हैं? डिटेल्ड प्रोज लेसन्स होते हैं कि इसको अपन इंटेंसिव रीडिंग लेसन भी कहते हैं। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है? इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है कि आप क्या करते हैं, इनको बहुत डीपली पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्या डिटेल्ड होते हैं, विवरणात्मक होते हैं, तो इनको डीपली पढ़ना पड़ता है। टेक्स्ट बुक्स में इज रीड थॉरोली, इनको पूरी तरह से पढ़ना पड़ता है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना पड़ता है, डिफिकल्ट वर्ड्स को लिखना पड़ता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस जो होते हैं, लोकोक्ति और मुहावरे, उनको देखना पड़ता है, इनको एक्सप्लेन किया जाता है स्टूडेंट्स को बाय विच, जिनके माध्यम से दे कैन एबल टू ग्रेस्प देम फर्मली, जिससे कि वो उन्हें अच्छे से समझ पाए। ग्रेस्प यानी समझना। एक तो अपने साथी अगर ऐप पर हो तो उनको कहा करो रेगुलर क्लास लें, नहीं तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी। फिर बार बार कितनी भी बार लाइव दे दूं मैं ऐप पर, लेकिन जब तक आप एक ही बार नहीं आओगे तो दूसरी बार कहाँ आओगे? तो अब मैं 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 बच्चों को अगर लाइव देता रहूं रेगुलर, तो क्या मतलब निकलता है? वो तो आप रेगुलर आओ, एक साथ कंटिन्यू रहो, रेगुलर क्लास लो आपकी। मुझे भी मजा आए कि यार चलो इतने बच्चे आ रहे हैं तो चलो रेगुलर क्लास दो, ठीक है ना, बहुत अच्छा लगे खुद को भी। नॉन डिटेल्ड लेसन क्या होते हैं? वो नॉन डिटेल्ड प्रोज जो होते हैं उनका वो क्या है, इनको अपन एक्सटेंसिव रीडिंग लेसन कहते हैं, क्योंकि इसको तेज गति से पढ़ जाओ बस। इसको मतलब होता है तीव्रता से पढ़ना। द मेन एम ऑफ दिस काइंड ऑफ लेसन, इस तरह के जो लेसन होते हैं इनका जो मेन एम होता है इज गिविंग इन्फॉर्मेशन। का मतलब सिर्फ ये होता है कि सूचना देनी है, प्लेजर देना है स्टूडेंट्स को, बस आनंद देना है, सूचना देना, लेकिन पूरी तरह से जॉय नहीं। नहीं रवि, डोंट डोंट यू डोंट नीड टू बाय एनी गाइड। आपको कतई कोई जरूरत नहीं है सर, कतई जरूरत नहीं है। आपको नई गाइड खरीदने की कतई जरूरत नहीं है। मैंने जो नोट्स पढ़ाए हैं वो काफी हैं। गाइड बुक्स मत खरीदो, बस अगर टेस्ट सीरीज हो जाए रेगुलर तो टेस्ट सीरीज मिल जाए तो मजा आ जाए। टेस्ट सीरीज देख लो अगर कहीं से मिलती है तो आपको। दिस लेसन द टीचर नीड नॉट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड। इसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ड का मीनिंग एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिस्टमेटिक वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में होते हैं, जो समझ में आ जाते हैं। द स्टूडेंट्स ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द कॉन्टेक्स्ट टू द सिचुएशन। मतलब जो सिचुएशन में जो संदर्भ होता है उस संदर्भ से वो अपनी मीनिंग निकाल लेते हैं। आगे देखो, इन विच, जिसमें दे आर यूज, जिसमें वो यूज किए गए लेसन जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं रैपिड रीडिंग लेसन्स, क्योंकि ये डेवलप करते हैं रैपिड रीडिंग हैबिट्स को इन द स्टूडेंट्स। जैसे कहानियां सुनी आपने, शॉर्ट स्टोरीज होती है। सिलेबस ऑफ पेपर 1 इज ऑल्सो चेंज, वो भी देखना है मुझे रवि, वो बाद में देख लेंगे अपन के, तो पहले फिलहाल ना सब्जेक्ट पेपर काम का है, सब्जेक्ट पेपर काम का है, ठीक है ना। ओके सर, मैं तो बस आपके पढ़ाए हुए ही नोट्स रेडी कर रही हूँ, और ये इनफ है, बिल्कुल इनफ है। आपको सच में इनफ है, काफी सारा मैटर मैं लेके चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैंने एक एक दिन की क्लास में सारा खत्म किया है, मैंने खूब टाइम दिया है। कम्युनिकेटिव अप्रोच में 3 दिन दिए हैं, मतलब मैंने लगभग 2 सवा 2 घंटे की क्लास ली है। सर बस आपसे रिक्वेस्ट है, बाद में आप टेस्ट सीरीज करवा दीजिए। बिल्कुल करवाएंगे सुरभि जी, चिंता ना करो, करवाएंगे आपको टेस्ट सीरीज, जरूर करवाएंगे, ठीक है ना। हाँ, दिस लेसन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज रैपिड रीडिंग। आपको पता है रैपिड रीडिंग में कहानियां होती हैं, और कहानियों के सारे टीचर्स है ना उसको डीपली नहीं पढ़ाते, बस उसको बस यूं ही पढ़ा के उसको फ्री कर देते हैं। आगे देखिए कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है। प्रोज में कौन कौन से भाग आते हैं? प्रोज में कौन कौन से भाग आते हैं? प्रोज में ऐसे आता है। ऐसे क्या काम करता है देखना, ऐसे किस चीज के लिए होते हैं, ऐसे समझो किस चीज के लिए होता है। ऐसे में भी फिलोसॉफिकल, ऐसे जो है फिलोसॉफिकल, दार्शनिक हो सकते हैं, ऐतिहासिक हो सकते हैं, व्यक्तिगत हो सकते हैं, और आलोचनात्मक हो सकते हैं। निबंध क्या है, किसी की आलोचना पर भी निर्भर कर सकता है, मतलब किसी की आलोचना करने के लिए निबंध लिखे जा सकते हैं। अपने व्यक्तिगत किसी बिंदु पर भी ये बातें की जा सकती है। दार्शनिक बातें भी इसके अंदर हो सकती है। ऐतिहासिक कंटेंट पर भी ये लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब अपन देखें, है ना, कि जो ऐसे है वो किस तरीके से लिखा जाता है। ऐसे होता क्या है, ये क्या है, लेंदी भी हो सकता है और ये शॉर्ट भी हो सकता है। मतलब इसका साइज प्रॉपरली क्लियर नहीं होता कि ये लेंदी होगा या क्या होगा, LENGTHY, लेंदी, और ये क्या हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। दोनों तरह का हो सकता है, ये लेंदी भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है, इसमें कोई दो राह नहीं है।
ठीक है ना, किसी भी तरह का हो सकता है। अकॉर्डिंग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसका क्या कर सकती है, क्या करती है, एक डेफिनेशन देती है कि प्रोज इज ए कंपोजिशन ऑफ मॉडरेट लेंथ, कि प्रोज जो है एक मॉडरेट लेंथ होती है, मतलब एक जो कह दो कि ज्यादा इजी और डिफिकल्ट दोनों तरह की नहीं होती है, और एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर ऑन है, और ब्रांच ऑफ ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की ब्रांच होती है, ओरिजिनल इंप्लाइंग वांट ऑफ फिनिश, इसके अंदर पूरी तरह से इंप्लाइंग होता है, मतलब लागू होता है कि इसको समाप्त करना है, बट नाउ सेड ऑफ ए कंपोजिशन मोर और लेस इलाबोरेट, लेकिन अगर अपन देखें तो जो कंपोजिशन होती है, वो रचना जो होती है, वो थोड़ी ज्यादा भी हो और या थोड़ी कम भी व्याख्यात्मक हो सकती है, इन स्टाइल में, थ्रू लिमिटेड इन रेंज, थ्रू लिमिटेड थ्रू लिमिटेड इन रेंज, हालांकि रेंज में लिमिटेड होती है, मतलब ऐसे में, ऐसे जो होता है एक ऐसा पार्ट होता है, कहने का मतलब क्या समझो आप, ये कंपोजिशन का वो पार्ट होता है जिसमें, कंपोजिशन का वो पार्ट होता है जिसमें आपका कोई जो वर्ड लिमिट है, कंटेंट लिमिट है, वो बिल्कुल निर्धारित नहीं होती है। आप ऐसे जो है पर्टिकुलर कितने भी शब्दों का लिख सकते हो किसी भी टॉपिक पर, जैसे कोई टॉपिक है, उस टॉपिक पर अलग अलग लिमिट में लिखा जा सकता है। जैसे मैंने कहा वाटर कंजर्वेशन पर लिखना है, तो वाटर कंजर्वेशन एक टॉपिक है, राइट, जल संरक्षण, ये एक टॉपिक है, और इस टॉपिक पर मैं कितने तरीके से लिख सकता हूं, मैं इस टॉपिक पर वाटर कंजर्वेशन पर मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं, देखना, जल संरक्षण पर सर स्टोरी, इजी, ऐसे, प्ले, बायोग्राफिक, डेस्क्रिप्टिव, बिल्कुल सही है स्नेहा, बिल्कुल सही है। देखना यहाँ पर कि वाटर कंजर्वेशन पर मैं लिख रहा हूँ 100 वर्ड्स में भी मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ, मैं 200 वर्ड्स में भी आर्टिकल लिख सकता हूँ, 300 वर्ड्स में भी मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ, 500 वर्ड्स में भी मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ, यहाँ तक कि पूरा नॉन फिक्शन भी आपका इसके अंदर निर्भर हो सकता है, पूरा नॉन फिक्शन भी इसके ऊपर निर्धारित हो सकता है। तो कहने का मतलब ये जो जो कहती है आपका ये क्या नाम है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये कहती है इंग्लिश की कि भाई जो एसेज होते हैं, आपके आर्टिकल्स होते हैं, वो आर्टिकल्स की कोई लेंथ डिसाइडेड नहीं होती, वो किसी भी तरह की व्याख्यात्मक लेंथ में हो सकते हैं। आगे समझ में, आगे समझ में, मतलब एसेज, एसेज कैन बी written in any elaborative length, LENGTH, किसी भी इलाबोरेटिव लेंथ में ये लिखे जा सकते हैं। तो आप ये देख लो, अपन ने जो अभी तक मैटर पढ़ा है उससे आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया, प्रॉपरली आया होगा, मजे आया होगा। तो देखो आप अगर देखें कि एक हग वॉकर नाम के एक व्यक्ति हैं, हग है इसका नाम, हग वॉकर इस नाम के व्यक्ति हैं, देयर आर नो सब्जेक्ट्स, वहां पर वो कहते हैं कि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होती, फ्रॉम द स्टार्स टू द डस्ट हीप एंड डस्ट हीप एंड फ्रॉम द अमीबा टू मैन विच मे नॉट डील्ड इन एन ऐसे, मतलब ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जिस पर ऐसे लिखा ही नहीं जा सकता है। वो कहता है चाहे तारों से लेकर धूल तक देख लो, या धूल के ढेर तक देख लो, या अमीबा से लेकर के मैन इंसान तक देख लो, छोटे से छोटे जीव से लेकर के मानव तक देख लो, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिस पर ऐसे नहीं लिखा जा सकता, जिस पर आर्टिकल नहीं लिखा जा सकता। ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक एन आर्टिकल कैन बी रिटन, ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक एन ऐसे कैन बी रिटन, और ऐसे एन ऐसे कैन बी रिटन इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ लेंथ, ओके, और किसी भी प्रकार की लेंथ में ये लिखा जा सकता है। So now we are moving to the next type of prose, that is story. Story बहुत इंटरेस्टिंग होती है, स्टोरी के अंदर प्लॉट होता है, कैरेक्टर होते हैं, स्टोरी बहुत बढ़िया पार्ट होता है। जैसे स्टोरी के जो 6 एसेंशियल पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर पहला एक इंपॉर्टेंट जो होता है वो है प्लॉट, प्लॉट होता है, इसके अंदर कैरेक्टर होता है, इसके अंदर सेटिंग होती है, मतलब व्यवस्था होती है पूरी तरह से कि बैकग्राउंड क्या रहने वाला है, और कैरेक्टर होता है, इसके अंदर कैरेक्टराइजेशन भी होता है, कैरेक्टराइजेशन भी इसके अंदर होता है, ठीक है ना। इसके अंदर प्रॉप्स होते हैं, प्रॉप्स इसमें यूज किए जाते हैं, कहानी के अंदर प्रॉप्स होते हैं, तो ये कई सारे होते हैं। सर हम लोग आपने लिखेंगे सर एक ऐसे, हम पर लिखेंगे एक ऐसे, प्रिया जी लिख दीजिए, आपका अगर मन है हम पर ऐसे लिखने का तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पर आप कहानी तो लिख नहीं पाएंगे, ऐसे ही लिख पाएंगे, हाँ ठीक है, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एज अ नॉवेल ड्यू टू इट्स कंसाइज फॉर्म, क्योंकि ये क्या है कि नॉवेल से छोटा होता है, जैसे नॉवेल थोड़ा बड़ा पार्ट हो जाता है, स्टोरी छोटा हो जाता है, तो ये मान लो कि स्टोरी जो है वो एक छोटा पार्ट है, और इससे जो बड़ा पार्ट होता है वो होता है नॉवेल,
एक उपन्यास जो है बड़ा पार्ट होता है स्टोरी से। तो स्टोरी जो है इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि इजीली वन सिटिंग में खत्म हो जाती है। और नॉवेल में क्या होता है, जो चीज स्टोरी में होती है वो तो होती है लेकिन वो दुगनी तिगनी हो जाती है। प्लॉट होता है, सब प्लॉट होता है, कैरेक्टर्स बहुत सारे होते हैं, कैरेक्टराइजेशन भी होता है, प्रॉप भी होते हैं, बैकग्राउंड भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। कि जो टर्म है नॉवेल, जो शब्द नॉवेल है, वो शब्द नॉवेल है ओरिजिनली मीन फ्रेश स्टोरी। मतलब सर जी, आई एम इन टेंशन अ लिटिल बिट अबाउट थिंकिंग द सिलेबस। ओके, डोंट थिंक अबाउट सिलेबस रवि वर्मा, बिकॉज इट्स वेरी इजी, यू नो। मतलब आपको अगर कोई टॉपिक दिया जाए और टॉपिक पे कह दिया जाए यू आर टू रीड द कंटेंट, रीड द टॉपिक थॉरली, आपको पूरा पढ़ना है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू और टू जज व्हाट टू टीच और व्हाट टू रीड। लेकिन अब अगर देखा जाए तो आरपीएससी ने, अगर देखा जाए तो आरपीएससी ने क्या किया है, आरपीएससी ने सारी चीजों को इलैबोरेट किया है कि आप लोगों को ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। मतलब व्हाट आर यू टू रीड आउट, ईच एंड एवरीथिंग इज नाउ क्लियर, है ना। तो ये बहुत बड़ी जरूरी चीज थी आपके लिए। अगर सिलेबस को खोला ही नहीं जाता तो आपको पता कैसे लगता कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अब जैसे अपन ने 15-20 राइटर्स पढ़ डाले, मेरे हिसाब से 30 राइटर पढ़ दिए अपन ने। 30 राइटर्स में से वहां देख लो सिलेक्टेड 15 राइटर्स दिए हैं। अब अगर अपन को पहले ही सिलेबस दे दिया जाता तो हम 15 को एक्स्ट्रा क्यों पढ़ते, राइट ना। तो इसीलिए ज्यादा जरूरी, हमने सलमान रश्दी पढ़ा, इसमें सलमान रश्दी नहीं है, देख लो आप, ठीक है ना। तो आपका सिलेबस जो है सिस्टमेटिक वे में दिया गया है, ये ज्यादा इजी रहा रवि। तो डोंट थिंक इज एज अ वर्डन, इसे वर्डन मत समझो, इसे बहुत तरीके से सिस्टमेटिक लो। ठीक है प्रिया जी, बिल्कुल, आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बस बहुत बढ़िया। आगे देखो, but gradually come to signify a story in prose as distinguished from a story in verse which continue to be called a romance। समझो नॉवेल क्या होता है, मैंने आपको बताया कि नॉवेल एक स्टोरी का ही फॉर्म होता है। तो ये कह सकते हो एक्सटेंसिव स्टोरी होती है, ये व्यापक होती है, एक्सटेंसिव स्टोरी। इसके अंदर एक प्लॉट नहीं, एक प्लॉट से ज्यादा कुछ होता है। प्लॉट के बारे में मैं समझाऊंगा कि प्लॉट क्या होता है। कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, जैसे कि शरीर में आत्मा इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे ही अगर कोई कहानी की बात करें तो उसमें प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लॉट में राइजिंग एक्शन होता है, फॉलिंग एक्शन होता है, एक क्लाइमैक्स होता है, एक्सपोजिशन होता है, रिजोल्यूशन होता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है। तो मेनली तो 6 पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में मैं आपको कभी जब प्लॉट के बारे में पढ़ाऊंगा थोड़ा सा आगे, तो मैं आपको जिक्र करूंगा, ठीक है ना। तो अब देखना है यहां पर कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू ई विलियम के अनुसार एक नॉवेल क्या है, एक लॉन्ग नरेशन है। आगे बात समझ में, नरेशन का मतलब होता है स्टोरी, एक लंबी कहानी है, तो लंबी कहानी को नॉवेल कहते हैं, जिसे उपन्यास हिंदी में बोलते हैं। और कहानी क्या होती है, एक छोटी सी भाग होती है, पता है, वन एक्ट स्टोरी भी होती है। एक बार बैठ जाओ और पढ़ लो, एक बार बैठ के पढ़ लो, एक सिटिंग में 1-1.5 घंटे में कहानी खत्म हो जाती है। कई कहानियां इतनी छोटी होती है 15-20 मिनट में ही खत्म हो जाती है। लेकिन नॉवेल जो होता है वो एक बड़ा सारा नॉवेल होता है, मतलब लंबी कहानी होती है, कहने का मतलब एक नैरेटिव स्टोरी होती है, लंबे समय तक चलती है। आगे देखना, अलॉन्ग नरेशन होता है इन प्रोज डिटेलिंग द एक्शंस ऑफ फिक्शिशियस पीपल। मतलब कुछ काल्पनिक लोग होते हैं नॉवेल में, हमेशा कभी नॉवेल जो होते हैं ना, जो कभी भी रियल नहीं हो सकते। मतलब ऐसे भी नहीं है कि रियल होंगे नहीं, लेकिन मैक्सिमम फिक्शिशियस होते हैं। आपको पता है टू स्टेट्स लिखा है, किसने, चेतन भगत ने। टू स्टेट्स लिखा, उस पर फिल्म आई कि नहीं आई बताओ, आई ना, फिल्म मूवी आई ना। तो स्टोरीज होती है इसके अंदर, और बहुत बड़ा होता है। फिल्म 3-3.25 घंटे की बनती है, आपको पता कास्टिंग होती है उसकी, साल भर फिल्म बनती है, पूरा प्रोडक्शन चलता है उसका। और एक साल में बनकर के, कई मूवीज तो 2-2 साल लग जाती है तब बनकर तैयार होती है। एक्टर एक्टर के दाढ़ी आ जाती है, बाल आ जाता है, फिर बाद में कट जाता है, सब कुछ कैसे हो जाता है पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ा नॉवेल होता है। नॉवेल एक स्टोरी का बहुत लेंथी फॉर्म है। गॉट इट। तो अपन ने 3 चीज पढ़ ली अप्रोच के, क्या क्या, एक तो स्टोरी पढ़ा, एक आपका ऐसे पढ़ा, और एक अपन ने नॉवेल पढ़ा। एक नॉवेला होता है, नॉवेला। नॉवेला के बारे में मैंने बताया कि नहीं बताया बताओ, बताया मैंने। नॉवेला, नॉवेला एक छोटा फॉर्म होता है नॉवेल से, लगभग कुछ लाइंस फिक्स होती हैं इसके अंदर, है ना। आगे देखो, ये आपको कर ही लेना है, ये आपको कर ही लेना है। और बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, इन चीजों के बारे में, टाइम कितना हो गया, हाँ, इन चीजों के बारे में कल पढ़ेंगे अपन। बायोग्राफी, नॉन बायो, ये जो ऑटोबायोग्राफी है, ये सारा अभी जो मैटर है, अभी प्रोज से रिलेटेड कई सारा पॉइंट है हमारे पास अभी पढ़ने के लिए। तो शायद प्रोज को पढ़ने में 2 दिन लग सकते हैं। आप जब तक सिलेबस पर विचार कीजिए, चिंतन मंथन कीजिए कि जो नया सिलेबस आया है उसको हम कैसे कवर अप करेंगे। और दोस्तों, डोंट बी वरीड अबाउट एनी टॉपिक, क्योंकि मैं हूं आप लोगों के साथ, और लगातार हम बने रहेंगे 7 से 8, और 7 से 8 में आपकी जो क्लास है वो बढ़िया तरीके से चलेंगी।
आप तो बस एन्जॉय कीजिएगा और आप अपने साथियों को अवेयर कीजिए कि पढ़ो भाई, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम कभी भी लग सकता है, ज़्यादा टाइम नहीं है, 3 साढ़े 3 महीने का टाइम देती है आरपीएससी और ज़्यादा बड़ी एग्ज़ाम है, रीट से पहले तो संभव नहीं है, रीट जुलाई में है, अगस्त सितंबर में आप लोग देख लीजिए ग्रेड सेकंड की एग्ज़ाम लगवा देगी और नवंबर दिसंबर में ग्रेड फर्स्ट की एग्ज़ाम लगवा देगी। आपको सेकंड ग्रेड का पूरा टेस्ट सीरीज़ मैं यहाँ पर अवेलेबल कराऊँगा, ग्रेड फर्स्ट का भी हो सका तो सिलेबस चालू कर देंगे हम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे कल अगले दिन अपने इसी समय पर, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक